हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। लास्ट मंथ में ईएमआरएस ने अपनी पोस्टें रिलीज की थी और इस बार पोस्टें रिलीज की है केवीएस और एनवीएस ने। अब यहाँ पे जो पीजीटी की तैयारी कर रहे थे, पीजीटी इकोनॉमिक्स की स्पेशल हम लोग यहाँ बात करेंगे, तो आपके पास मौका है एक तीर तीन निशाने, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, है ना। स्पेशली हम लोग बात करेंगे यहाँ पीजीटी इकोनॉमिक्स की, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है पीजीटी इकोनॉमिक्स और हम लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो पीजीटी इकोनॉमिक्स पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। इस बात को ध्यान देना कि जितने भी नोटिफिकेशन है इसमें सभी पोस्टें हैं, सभी पोस्ट वाइज है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग आपकी कैटेगरी वाइज भी है, एक बार आप देख लेना। फिलहाल हम लोग बात करेंगे पीजीटी इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। चलिए, सो केवीएस और एनवीएस का ये कंबाइंड नोटिफिकेशन है और कंबाइंड नोटिफिकेशन में इस एग्जाम को कंडक्ट कराने की ड्यूटी दी गई है सीबीएसई को। तो सीबीएसई क्या कर रहा है, एग्जाम कंडक्ट कर रहा है इन अ फेयर मैनर में, क्योंकि लास्ट ईयर आपको याद होगा केवीएस में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की एंट्री हो गई थी जिनका केवीएस में नहीं बनता, उतना उनका कैलिबर ही नहीं है या पोटेंशियल ही नहीं है। हो सकता है कई जगह जो लैब थे वो हैक हो गए होंगे या फिर कुछ और चीज रही होगी, क्योंकि जो असिस्टेंट कमिश्नर उनका भी कहना यही था कि हमने इंटरव्यू में दो दो नंबर दिए, उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि रिटर्न में ही 170 मार्क्स थे, 172 थे, तो कैसे डिस्क्वालीफाई हो जाते वो, ठीक। तो इसलिए इस बार केवीएस ने भी बिल्कुल ये सोचा है कि फेयर सिलेक्शन होना चाहिए, इसलिए थ्री है तो वैसे 2 टीयर एग्जामिनेशन ही है, टीयर 1, टीयर 2 और जो लास्ट में है इंटरव्यू है, ठीक है। चलिए आइए अब बात करते हैं। सो खैर टीयर 1 और टीयर 2 में ना इन्होंने सब्जेक्टिव और इंटरव्यू दोनों को मिला के रखा हुआ है। ईएमआरएस में इंटरव्यू आपका नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं। तो केवीएस की अगर हम बात करें, और ये नोटिफिकेशन नंबर है 1 2025 का, ठीक है। केवीएस की बात करें तो रीजनल ऑफिसर्स हैं 25 और टोटल है 1288 केवी स्कूल्स। उसके बाद अगर हम एनवीएस की बात करें तो एनवीएस में टोटल 8 रीजनल ऑफिसेस हैं और 8 रीजनल ऑफिसेस में 653 जवाहर नवोदय विद्यालय है। ये हो गया मोटा मोटी नोटिफिकेशन की डिटेल्स। अच्छा, एक बात फिर ध्यान में रख लेना, ये हम लोग जो नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हमने हाईलाइट की हुई है, और इकोनॉमिक्स में क्या कुछ है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्टें हैं उससे भी नहीं मतलब है, एसी है या फिर असिस्टेंट कमिश्नर है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, हम सीधा चलते हैं अपनी पोस्ट पे। हाँ जी, हमारी क्या पोस्ट है, पीजीटी इकोनॉमिक्स की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। या कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो एलिजिबल हो जाते हैं सोशल साइंस के लिए भी, वो टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो एमकॉम से उसके बाद तैयारी कर रहे होंगे पीजीटी कॉमर्स की। चलिए, तो यहाँ देखो इकोनॉमिक्स में केवीएस के लिए टोटल 55 अनरिजर्व की वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व है 12 पोस्ट है और 34 वैकेंसीज ओबीसी के लिए रिजर्व है, 19 एससी और एसटी के लिए 9, 129 पोस्टेड टोटल है यहाँ पे केवीएस में। उसके बाद देखो 1 2 3 कुछ और 4 अदर जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज हैं, अलग अलग पीएच कैटेगरीज, उनमें है। मेन बात हमें ये क्या देखनी है, हमें देखनी है कि इकोनॉमिक्स की ओवरऑल 129 पोस्टें केवीएस में है और इस बार प्रोसेस क्या रहने वाला है, कंबाइंड एग्जाम कैसे होगा या रिजल्ट कैसे आएगा, आपका प्रेफरेंस क्या रहेगा, केवीएस या एनवीएस, उसको भी हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे इसमें। चलिए एनवीएस में बात करें अगर, तो एनवीएस में देखो 62 अनरिजर्व है, ईडब्ल्यूएस के लिए 14, 39 है ओबीसी एनसीएल, 22 पोस्ट एससी और 11 पोस्ट एसटी और टोटल में हो गया 148। तो 148 एनवीएस की वैकेंसीज और 129 समथिंग हो गई केवीएस की वैकेंसीज। तो ये 277 अप्रोक्स वैकेंसीज हैं, प्लस कुछ पीएच वाली भी हैं, तो 280 लगभग ही पहुंच गई है टोटल वैकेंसीज। हाँ जी, 280 में से हमें कितना चाहिए, हमें तो एक ही वैकेंसी चाहिए, है ना। तो इस बार आपको कंपटीशन टफ मिलेगा, किससे, कुछ स्टूडेंट्स आपके जीआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं, कुछ नेट क्वालिफाई करके आए हैं, तो उनसे कंपटीशन आपको टफ मिलेगा। जिन बच्चों का जो नॉन नेट है या जो नॉन नेट और नॉन जीआरएफ है, क्योंकि जीआरएफ का कैलिबर ही कुछ अलग रहता है, कुछ उनमें एक्स्ट्रा रहता है जो जीआरएफ और नेट क्वालिफाई करके आए हैं। बाकी कंपटीशन में आप क्या है, थोड़ा आपको एज रखना है या फिर आगे रखना है, तो जाहिर सी बात है आपको तैयारी तो उस लेवल की करनी ही है। चलिए, तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का भी है टीजीटी, इसमें हम लोग बात नहीं करेंगे और आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। देखो यहां एसेंशियल और डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस की लिस्ट है, ये देख लेते हैं अब कि एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं क्या। जाहिर सी बात है आपके पास बीएड तो होना ही चाहिए और मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ये बेसिक क्वालिफिकेशन है पीजीटी एग्जाम के लिए।
नेक्स्ट बीएड इज मस्ट, मास्टर डिग्री इज मस्ट। चलिए, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में एनबीएस, अगर आप एनबीएस में सिलेक्शन होता है आपका तो 10% आपको एक स्पेशल अलाउंस मिलता है, दैट इज परफॉर्मिंग रेजिडेंशियल ड्यूटीज, क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल है एनबीएस, बल्कि केवीएस में रेजिडेंशियल स्कूल नहीं है तो ये अलाउंस नहीं मिलता, बल्कि कह रहा है एसी वगैरह को ये अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, पीजीटी इकोनॉमिक्स पे सीधा चलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पे। ठीक, तो लेवल आपको पता ही है, लेवल 8 की है ये सर्विस, और लेवल 8 में जो सैलरी स्टार्टिंग है वो है आपका 4000, दैट इज 47,600। तो अभी जो 58% ऑफ डीए है तो वो भी ऐड कर लेना इसमें। ठीक, तो सिलेक्शन आपका जो होगा 47,600 से बेसिक होगा, 58% डीए होगा, और अगले साल 8th पे कमीशन भी आने वाला है। फिटमेंट फैक्टर 2 रहा तो ये आपकी बेसिक डबल भी हो जाएगा। तो सैलरी की तो आप टेंशन मत लो, लेवल 8 में ही काफी सैलरी है कि आप स्टेबल हो जाओगे फाइनेंशियली, और एज अ बीइंग अ बॉय या फिर गर्ल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बहुत जरूरी भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक्सीडेड नहीं होनी चाहिए आपकी, 40 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज। और उसके बाद नेक्स्ट, अगर इन सभी का हम लोग जोड़ देखेंगे तो इसका मतलब यही है कि आपके पास एक बीएड होनी चाहिए। ठीक है, और उससे पहले आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स है तब भी चल जाएगा, अप्लाइड इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स ये होना चाहिए मास्टर डिग्री। बीएड ये भी चल जाएगा। और जो एमकॉम करके आए हैं या बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस में मास्टर डिग्री या फिर तो उनके लिए सुटेबल, आपके लिए सिर्फ एमए इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट बीएड आपके पास होना चाहिए। कुछ इंटीग्रेटेड बीएड करते हैं तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, तो मोटा मोटी ये है कि बीएड आपके पास होना चाहिए। और कई बार इंटीग्रेटेड कोर्स भी आ जाता है 4 ईयर का। ठीक है, तो वो भी अलाउड है। ठीक, तो आपके पास यही इंटीग्रेटेड है, चाहे चाहे आपके पास सेपरेट है। ठीक है, बीएड और मास्टर डिग्री। ठीक है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट, जितने भी आप लोग क्वालिफाई कंप्लीट करते हो क्वालिफिकेशंस एनसीटी के अप्रूव्ड से ही करते हो। ठीक है, बीएड वगैरह, और 50% मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, आपका मास्टर डिग्री में भी 50% कंसर्न सब्जेक्ट में होना जरूरी है, एक 50%। ठीक है, सो दैट इज, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, मोटा मोटी वही बात थी जो हमने डिस्कस की कि बीएड होना चाहिए और 50%, और आपका जो मास्टर डिग्री है वो भी 50% कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, मास्टर डिग्री इन अदर सब्जेक्ट, ये क्या बोल रहा है, थोड़ा सा इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए इन कंसर्न सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स में ही आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए कह रहा है, और इसके अलावा भी एक चीज क्लॉज और भी है, और स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, एक तो स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट कह रहा है। अच्छा, जब अप्लाइड इकोनॉमिक्स है वो भी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स वो भी एलिजिबल ही है, एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स वाला कॉमर्स के लिए एलिजिबल नहीं होता। और इसमें एक बात ये है कि कहीं मेंशन नहीं किया है कि ऑल 3 इयर्स ग्रेजुएशन में आपके पास क्या होने चाहिए, इकोनॉमिक्स। ठीक है, बल्कि जब एसएसटी की पोस्ट है उसमें मेंशन्ड है कि 3 साल ये सब्जेक्ट होने चाहिए, बट इसमें कहीं ना मेंशन नहीं है कि ऑल 3 इयर्स। तो ये लिखा है कि स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, अगेन यहाँ पे डाउट फिर से रहेगा कि जो बच्चे बीकॉम वाले आते हैं, बीकॉम वालों का क्या कंसर्न रहता है, वो 1 साल ही इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, बाकी नहीं पढ़ते। जितने बीए क्वालिफाइड है या फिर ऑनर्स से करके आ रहे हो बीएड, बीए वाले जो है ना वो तो 3 साल पढ़ते हैं। जो एमकॉम वाले हैं बच्चा वो 1 ही साल पढ़ता है या 2 सेमेस्टर पढ़ता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क ये है कि एलिजिबल है या नहीं है। देखो, एज पर दिस नोटिफिकेशन एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि केवीएस ने मेंशन ही नहीं किया कि ऑल 3 इयर्स में इकोनॉमिक्स होना चाहिए। ठीक, तो उस हिसाब से तो है। बल्कि कॉमर्स में अप्लाई कर रहे हो तो एमकॉम डिग्री होनी चाहिए आपके इन अप्लाइड, और बिजनेस इकोनॉमिक्स कह रहे हैं शैल नॉट एलिजिबल। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस होती हैं, अगर ये आपके पास है तो थोड़ा सा आपको इंटरव्यू में थोड़ा सा एक एज मिल जाएगा, एक थोड़ा सा आप आगे रहोगे बाकी कैंडिडेट से। देखो, एक्सपीरियंस अगर है तो बढ़िया बात है, ये फ्रेशर्स से अच्छा होता है कि एक्सपीरियंस आपके पास है कुछ टीजीटी लेवल का, या प्राइवेट लेवल हो सकता है आपने पीजीटी पढ़ाया हो, तो वो आपको एज मिलेगा। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन स्कूल्स ऑफ फॉर केवीएस एंड रेजिडेंशियल स्कूल एनबीएस, क्या आपने कॉन्ट्रेक्चुअल पढ़ा है? अच्छा, कॉन्ट्रेक्चुअल जितने भी केवीएस एनबीएस में पढ़ा चुके हैं उनको बहुत ज्यादा वेटेज मिलता है। वेटेज मतलब एक पहले से ही एक आपको एक प्री डिसाइडेड उनके माइंड में रहता है इंटरव्यूअर के कि आप वो कल्चर जानते हो, केवीएस का भी और एनबीएस का भी।
तो उनको बेनिफिट या फिर आपको थोड़ा फायदा मिल सकता है इसका। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, चलो ये तो बेसिक आजकल सभी को होती है। खैर नॉलेज बेसिक कंप्यूटर और बेसिक एआई का यूज कैसे करें ये तो सभी जानते हैं आजकल। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए सिर्फ वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, टीजीटी एसएसटी की बात मैं कर रहा था क्योंकि यहाँ पे मेंशन्ड है ज्योग्राफी एटलीस्ट 3 इयर्स या 6 सेमेस्टर में ग्रेजुएशन में हिस्ट्री या ज्योग्राफी तीनों साल होनी चाहिए, बट उसमें ना आपका ये मेंशन नहीं है कि ग्रेजुएशन में तीनों साल इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। ठीक, ये थोड़ा सा क्वेश्चन रहेगा अभी भी। चलिए चलिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है हमने वो हाईलाइट की हुई है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है। ईडब्ल्यूएस, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो तो जाहिर सी बात है अपना जो सर्टिफिकेट है वो थोड़ा सा रेडी रखिएगा आप। उसकी क्वालिफिकेशंस आपकी ये है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या है ना, विद इन 1 ईयर आप जो आपका पुराना है, ठीक है, मोर देन 1 ईयर, उसको रिन्यू कर लो। थोड़ा सा अभी से रिन्यू करोगे तब जाके ठीक ठाक टाइम पे बन जाएगा। आपको बाद में हेक्टिक या फिर बाद में आपको हेडेक नहीं लेना पड़ेगा। चलिए आगे ये भी जुड़ा हुआ है, दैट इज रिलेटेड टू कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट वैकेंसीज फॉर ईडब्ल्यूएस। अगेन ये चीजें सब अपने पास रखिएगा, इनकम सर्टिफिकेट है या फिर और भी जो चीजें हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ गई, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा। फिर मोड ऑफ सिलेक्शन इन्होंने क्लियर कट दिया हुआ है, देयर विल बी 2 टियर एग्जामिनेशंस। एग्जामिनेशन टियर 1 होगा आपका क्वालिफिकेशन बेस्ड, उसका वेटेज जुड़ेगा नहीं कहीं, ठीक है। दैट इज द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय गिविंग वेटेज ऑफ 85% एंड 15% मार्क्स अटेन बाय द कैंडिडेट इन टियर 2 एंड इंटरव्यू। देखो टियर 1 इट इज क्वालिफिकेशन बेस्ड, ठीक है। 1/10 जो स्टूडेंट है और 1/10 स्टूडेंट इसमें आ गए, ठीक है, 1/10 स्टूडेंट आ गए, ठीक। अब मेन कंपटीशन आपका है इधर, जब आप 1/3 में जाओगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो 85% जो रिटर्न में आपका है वो, और प्लस 15% वेटेज जुड़ेगा आपका इंटरव्यू का वो, ठीक। फिर लगेगी कंबाइंड एक मेरिट लिस्ट। बट ये हमारे इसमें पीजीटी इकोनॉमिक्स में कोई भी यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, ठीक, एनबीएस के बीस में है। चलिए फिर से देखते हैं आगे। चलिए टीयर 1 एग्जामिनेशन में क्या कुछ होगा, जैसा सिलेबस आपका ईएमआरएस का है वैसे ही सिलेबस इसका भी है। देखो इसका सिलेबस क्या है, टीयर 1 विल बी प्रिलिमिनरी, दैट इज जो प्री बोलते हैं, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, ओएमआर ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा, पेन पेपर बेस्ड ही रहेगा। द टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट एक्सेप्ट मल्टीटास्किंग पोस्ट, ठीक है, ये मल्टीटास्किंग के लिए अलग है, वो उसकी हम बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट पार्ट 1 में आ गया जनरल रीजनिंग, कितने 20 क्वेश्चंस। अच्छा ये 3-3 नंबर का एक एक क्वेश्चन है, तो ये भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। जनरल रीजनिंग, ठीक है, 30 मार्क्स की आ गई। न्यूमेरिक एबिलिटी हो गया 20, दैट इज 20 मार्क्स। अगेन 20 क्वेश्चन इसमें भी है, 60 मार्क्स। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, इसमें भी 20 क्वेश्चन है। नेक्स्ट जनरल नॉलेज, अगेन 20 क्वेश्चंस। एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेक्स्ट आपका इंग्लिश 10 क्वेश्चंस होंगे। और एक अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस है, अदर इंडियन लैंग्वेजेस में 12 लैंग्वेजेस इन्होंने ऐड की हुई है, उसमें से आप एक अपना प्रेफरेंस दे सकते हो। तो ये बढ़िया चॉइस है भैया, जो पंजाबी है वो पंजाबी ऑप्शन चूज करेगा, जो बंगाल से है बंगाली ऑप्शन चूज करेगा, कन्नड़ है तो कन्नड़ जो भी इसमें लिस्टेड है वो चूज करेगा, ठीक। अब देखो इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज चूज कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए तो ये वाले लैंग्वेजेस आप चूज कर सकते हो, दैट इज इंग्लिश के अलावा 12 अदर भारतीय भाषा, दैट इज मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। हिंदी है उसमें, असमीज है, बंगाली है, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया एंड पंजाबी एंड तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। बस मैक्सिमम जो बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस है ना वो ऐड होगी है इसमें। तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए कि आप रीजनल लैंग्वेज में, एनईपी भी तो यही कहता है, एनईपी 2020, ठीक है, जो रीजनल लैंग्वेज है उस पर अच्छा समझ आता है स्टूडेंट्स को। चलिए तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए और एक क्वेश्चन है 3 नंबर का, तो 300 का बन गया प्री एग्जामिनेशन आपका। हाँ जी, यही डिसाइड करेगा कि आप टीयर 2 में बैठ रहे हो या नहीं। चलिए यही जो आपका लैंग्वेज है 6th पार्ट वाला, वो आपके एडमिट कार्ड में भी मेंशन होगा, ठीक। चलिए उसमें के बाद एक चीज और कह रहा है, ये भी नोट कर लेना, कह रहा है एक्सपेक्टेड नॉलेज ऑफ कैंडिडेट्स फॉर टीयर 1 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, और उसके बाद प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड पीजीटी विल बी ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल।
इस बात को ध्यान देना, ईएमआरएस का जो 2024 का पेपर था उसमें ना 11th-12th का इस लेवल पूछा था। अब इसमें खैर ये टीयर 1 में कह रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का पूछेंगे, बट डैम श्योर है जो सब्जेक्ट का पेपर बनेगा ना आपका, वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक ही बनेगा, क्योंकि केवीएस एनबीएस क्या करता है, बियॉन्ड पूछता है, थोड़ा ऐड तो करता ही है कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का। चलिए नेक्स्ट, कंबाइंड टीयर 1, थोड़ा अब इसको थोड़ा सा देख लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होगा ना, आप मल्टीपल पोस्टिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। टीयर 1 में बी कंडक्टेड फॉर सम ऑफ द पोस्ट। अब जब आप अलग अलग पोस्ट के लिए भर रहे हो तब टीयर 1 आपको एक ही देना है, ठीक है। बल्कि आपकी जो कट ऑफ है हर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग रहेगी। आप अलग टीजीटी के लिए भर रहे हो, पीजीटी के लिए भर रहे हो, या फिर अदर मल्टीपल जेएसए एसएसए जो होते हैं उनके लिए भर रहे हो, ऑफिस स्टाफ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक ही टीयर 1 देना है, कह रहा है दैट इज टीयर 1 एक ही देना है, ठीक। फिर कह रहा है दैट इज सेपरेट पोस्ट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड। मेरिट लिस्ट अलग अलग लगेगी आपकी, हो सकता है आपका पीजीटी में सिलेक्शन हो जाए, टीजीटी में ना हो, ठीक। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल इफ द कंबाइंड टीयर 1 एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी टीजीटी एंड हिंदी ट्रांसलेटर की आपने फिल किया, ठीक है, आपका सभी में हो गया, कह रहा है हिंदी में भी सिलेक्शन हो गया, इंग्लिश आपका हिंदी में भी हो गया, आपका पीजीटी हिंदी में हो गया, टीजीटी हिंदी में हो गया, हिंदी ट्रांसलेटर भी हो गया, तो क्या होगा, टीयर 1 तो आपका हो गया। एंड नेक्स्ट, एंड ही शी विल बी प्लेस्ड मेरिट लिस्ट फॉर टीयर 1। अब टीयर 1 जो मेरिट लिस्ट आएगी वो सेपरेटली बनेगी आपकी, है ना। उसके बाद जो आपको टीयर 2 एग्जामिनेशन देना है, ठीक है, वो आपको सेपरेट सभी सब्जेक्ट का सेपरेट देना है, उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। चलिए उसके बाद देखो, टीयर 1 जो है एक सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है, और 1/10 जो स्टूडेंट्स है 1:10 के, वो जाएंगे मेन एग्जामिनेशन के लिए टीयर 2 के लिए। चलिए ये भी क्लियर है। और नेक्स्ट, टीयर 1 के बाद ईच क्वेश्चन कैरी, टीयर 1 में एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है, और वहां नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3, गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा 3 में से, ठीक। उसके बाद अगर आप फिलिंग आप डार्कनिंग मोर देन 1 रिस्पॉन्स, एक से ज्यादा क्वेश्चन आप भर देते हो, कई स्टूडेंट होते हैं 1.5 शाणे चलो 2 ऑप्शन फिल कर देते हैं, उसमें आयोग आपके नंबर काटेगा, दैट मीन्स रॉन्ग आंसर है, वो 1 नंबर डिडक्ट होगा 1/3। कई बार क्या होता है कि हम लोग अनआंसर छोड़ देते हैं, उसका कुछ नहीं होगा, ठीक, मतलब ना नंबर मिलेगा ना कटेगा। नेक्स्ट, देयर इज नो प्रोविजन फॉर री एग्जामिनेशन और री इवेल्युएशन। री इवेल्युएशन का कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक, कि आपको मुझे ओएमआर री इवेल्युएशन कराना है, ठीक है, ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। एंड उसके बाद देखो क्या कह रहा है, देयर विल बी सेपरेट टीयर 2 फॉर ईच पोस्ट, ठीक है, जितने भी आपके पोस्ट टीजीटी भी आपने भरा है, टीजीटी हिंदी पीजीटी हिंदी, तो अलग अलग आपको एग्जामिनेशन टीयर 2 में अपीयर होना है, अलग अलग दिन, सेंटर आपके डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है, इस बात का भी ध्यान रखें। ये चीज मेन इंपॉर्टेंट है कि टीयर 2 में क्या पूछ रहा है। टीयर 2 में देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आएंगे 60 और डिस्क्रिप्टिव 10 क्वेश्चंस, दैट इज नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 इधर हो गए और 10 इधर हो गए, तो 70 क्वेश्चंस हो गए। अब ये 1 मार्क्स के हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और 4 दैट इज 4 मार्क्स के हो गए, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो 60 आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, 10 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव हो गए, तो टोटल आपका 60 प्लस 40 दैट इज 100। तो 100 नंबर, ये 100 नंबर का आपका बन गया नेक्स्ट 100 नंबर का टीयर 2 एग्जामिनेशन। बस इसको मिला के ये 85 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इंटरव्यू का वेटेज वो कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली 15 में। चलिए नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है नोटिफिकेशन। नेक्स्ट, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा, और वही चीज है, रॉन्ग आंसर करोगे तो डिडक्ट होगा, अदरवाइज आप ब्लैंक छोड़ोगे तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा। 2 आंसर क्लिक कर दोगे तो फिर नेगेटिव में जाएगा, दैट इज 1/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीवैल्यूएशन का कोई ओएमआर या फिर डिस्क्रिप्टिव वगैरह का कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, कह रहे हैं। इंटरव्यू कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर 1/3 इंटरव्यू में जाएगा, ठीक है, इसमें भी कोई इशू नहीं है, आगे डिस्कस करते हैं। प्रोसेस ऑफ अलोकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स टू केवीएस एनबीएस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। और देखो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, थोड़ा इसको और जूम कर लेते हैं। पहले कह रहा है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट द कैंडिडेट हु विल बी द कंबाइंड मेरिट लिस्ट ऑफ केवीएस एंड एनबीएस
फॉर द सेम पोस्ट ऑफ द मेरिट लिस्ट, अगर आपका क्या है पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए केवीएस में भी लिस्ट में आ गया नाम, एनबीएस में भी कंबाइंड लिस्ट में आ गया, तो क्या होगा, उसके लिए आपको एक मैंडेटरली एक सबमिट आपका प्रेफरेंस करना होगा ऑनलाइन। ठीक है, अब इसमें इन दी ऑनलाइन पोर्टल लिंक ऑफ विच विल बी अवेलेबल फॉर सर्टेन नोटिफाइड पीरियड। आपका दोनों में नाम आ गया कंबाइंड में, हाँ जी केवीएस में जाना है या एनबीएस में जाना है, फिर आपकी प्रेफरेंस ली जाएगी, ऐसा ये नोटिफिकेशन कह रहा है। ठीक, नेक्स्ट, द अलॉटमेंट ऑफ द पोस्ट एंड डिपार्टमेंट ऑफ केवीएस एनबीएस विल बी डन एज पर मेरिट और चॉइस ऑफ द इंडिकेटेड बाय द कैंडिडेट्स। ठीक है, आपके लिंक में आपने जो भी चॉइस भरा था, ठीक है, उसके हिसाब से ही आपकी अलॉटमेंट होगी। ठीक है, ये नोटिफिकेशन कह रहा है। द रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन चॉइस प्रेफरेंस, उसके बाद आपका कोई भी एप्लीकेबल वो नहीं होगा, ठीक है, मान्य नहीं होगा अगर आप फिर उसके बाद कुछ ऑप्शन चेंज करते हो, नहीं मुझे केवीएस नहीं एनबीएस ज्वाइन करना था। ठीक, नेक्स्ट, the candidates who do not fill their choices within notified period, ये इंपॉर्टेंट है, सब क्वालिफाई कर लिया आपने, इंटरव्यू भी शॉर्ट लिस्टेड हो गए, बट ये प्रेफरेंस वाला लिस्ट नहीं भरा, तब क्या होगा। ठीक है, इन्होंने पूरा मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, द कैंडिडेट्स हु डू नॉट फिल देयर चॉइसेस विद इन नोटिफाइड पीरियड विल नॉट बी कंसिडर्ड इन मेरिट एंड नो पोस्ट विल बी अलॉटेड टू देम। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी ध्यान रखना है आपको, एग्जाम तो क्वालिफाई हो गया लेकिन प्रेफरेंस देना जरूरी है अगर आपका कंबाइंड लिस्ट में आया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। एग्जाम कब तक होगा ये बात भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम देखो, जब भी केवीएस में नोटिफिकेशन निकालता है तो 2018 की बात करें, अगस्त में नोटिफिकेशन निकला, दिसंबर में एग्जाम हुआ। ठीक है, अभी रिसेंट में जो 2023 वाला नोटिफिकेशन था उसका भी एग्जामिनेशन थोड़ा बहुत डिले हुआ, लेकिन हाँ तुरंत हो गया, लेकिन विद इन 2 to 3 मंथ्स तैयार रहिएगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, 1 महीना तो ये पूरा लगाएंगे, ठीक है ना, आपका फॉर्म फिलिंग में। चलिए नेक्स्ट, जो लास्ट डेट है वो भी डिस्कस करेंगे, 1 महीना तो पूरा नहीं है खैर। द मोड ऑफ, अच्छा वेटिंग लिस्ट इसमें कोई नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मोड एंड क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, दैट इज सिलेक्शन और एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर द इंटरव्यू। आपका जो इंटरव्यू हुआ था या फिर जो आपका रिटन एग्जाम हुआ था उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बन गई। उसके बाद ये कह रहा है, ये तो पैटर्न था, ठीक है, जो मेंशन किया हुआ है। इसके बाद ये कह रहे हैं, हाउएवर सीबीएसई ऑन द बिहाफ ऑफ केवीएस एनबीएस में चेंज द मोड और क्राइटेरिया एट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन। ये इन्होंने पूरा सेफ गेम खेल लिया। कई बार क्या होता है, कुछ ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है, फिर कोर्ट केस हो जाता है, तो इन्होंने नोटिफिकेशन में ही बड़ी चालाकी से लिख दिया कि भैया अगर कोई भी चेंजेस होते हैं हम कर सकते हैं चेंजेस, आप लोग उसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। नो करेस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड। उनको कोई ऐसा दखलंदाजी नहीं चाहिए उसके बाद। ठीक है, सीबीएसई भी ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। चलिए, द एग्जामिनेशन सिटी सेंटर अलॉटेड शैल नॉट बी चेंज। कोई भी आपको टीयर 2 का एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट है, टीयर 1 का है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी क्लियर है। आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो नोटिफाई कर दिया जाएगा जब भी आपका सेंटर अलॉट होगा 15 दिन पहले। एडमिट कार्ड में जो आपका सेंटर है वो आएगा 2 दिन पहले, इस बात को ध्यान में रखना। 15 दिन पहले आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका सिटी, ठीक है, ये है। उसके बाद आपको खबर देंगे कि भैया 2 दिन पहले, 2 days बिफोर द एग्जामिनेशन वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा कि आपका सेंटर इस सिटी में ये वाला है। ठीक, तो एक बात तो क्लियर है, अगर आपका सिटी बना है, ठीक है, सपोज करो सिटी अंबाला बन गया तो आप अंबाला पहुंच जाओ, फिर अंबाला में जो स्कूल होगा वो डिसाइड हो जाएगा। चलिए, 2 दिन पहले। तो यहाँ एक चीज ये भी सेफ प्ले खेलना चाह रही है कि किसी भी कारणवश आपको ये ना पता लगे कि आपका सेंटर कौन सा है। चलिए, द एडमिट कार्ड्स फॉर टीयर 1 इंटरव्यू वगैरह जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा, द कैंडिडेट्स लॉगिन के थ्रू ही आपको एक्सेस होगा। ठीक है, ये भी बेसिक जानकारी है, कोई इशू नहीं है इसमें, थोड़ी बेसिक चीज है, हम सभी जानते हैं। चलिए, उसके बाद देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई का इजी तरीका है, 3 वेबसाइट दी हुई, सीबीएसई या फिर केवीएस या फिर एनबीएस। ठीक है, इसके थ्रू कैंडिडेट्स ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। पोर्टल आज से ओपन हो गया 14 से। उसके बाद अगर आपके पास कोई सेपरेट एप्लीकेशन है फॉर डिफरेंट पोस्ट, हिच शेप में भी अलॉटेड डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर। एक बात याद रखना, डिफरेंट पोस्ट के लिए आपने फिल किया है तो अंडरस्टूड है कि डिफरेंट सिटी सेंटर आपको मिल सकता है। ठीक है, इसके लिए भी तैयार रहना, सीबीएसई उसमें कोई एंटरटेन नहीं करेगा। मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिटेड बाय एनी कैंडिडेट्स। अगर मल्टीपल एक ही पोस्ट के लिए आपको मल्टीपल एप्लीकेशन है, वो कह रहा है कि हम लोग ऐसा कोई डिटेक्ट अगर हुआ
तो ये कह रहा हम लोग खारिज कर देंगे, ठीक है, कैंसल्ड कर देंगे। तो उस बात के लिए भी तैयार रहना, थोड़ा ध्यान देना इस बात का। और जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशंस है वो क्वालिफिकेशंस आपकी प्रॉपर रहनी चाहिए। अगर प्रॉपर नहीं है तो इंटरव्यू के टाइम आप बाहर भी कर दिए जाओगे, ठीक है, नो मैटर कि आपका टीयर 1 टीयर 2 क्वालिफाई है। नेक्स्ट, आपकी जो डिटेल्स होनी चाहिए वो 10th सर्टिफिकेट या मार्कशीट के बेसिस पे बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अच्छा, एक एक चीज ना आप माइन्यूटली ऑब्जर्व कर लेना, ये बहुत बार देखा गया है कि इंटरव्यू से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, उसमें माइनर अगर कास्ट की भी चेंज है या फिर नाम ऊपर नीचे है तो भैया एफिडेविट बना के, एटलीस्ट एफिडेविट बना लेना, ये एट अ टाइम, ठीक है, बहुत पैनिक होना पड़ता है। चलिए अब देखो फीस स्ट्रक्चर क्या है। और इस बार ना सीबीएसई ने सीधा सीधा किया है, प्रोसेसिंग फीस सबके लिए रहेगी 500 रुपए। भैया 500 रुपए सीबीएसई सिर्फ प्रोसेसिंग फीस ले रहा है, ठीक। उसके बाद पीजीटी की फीस देखो 1500 रुपए, ठीक। 500 रुपए हर कैटेगरी को देना है, ठीक है। जो अनरिजर्व है उसके लिए कितनी है, 1500 प्लस 500। हाँ, प्लस पॉइंट ये है कि आपको ये फीस केवीएस एनबीएस की सेपरेट नहीं देनी, एक ही फीस देनी है दोनों एग्जामिनेशन के लिए। चलो ये भी अच्छी बात है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर सिमिलर पोस्ट इन केवीएस एनबीएस बोथ एंड ही शी विल हैव टू पे ओनली सिंगल पोस्ट फीस फॉर सिंगल पोस्ट ही भरनी है आपको, कोई इशू नहीं है इसमें। 500 कह रहा है कि ये प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा आपको, उसके बाद जीएसटी अलग से लेंगे हम। भैया अलग ही लेवल का गेम है, ठीक है। यहीं से अगर हम बात करें तो अप्रोक्स इन पोस्टों को फिल करने के लिए हो सकता है लाखों फॉर्म आए, है ना, लाखों फॉर्म आएंगे, करोड़ों अरबों में अर्निंग है। कैलकुलेट करना, वैसे मोटा मोटा कैलकुलेट करना कि 1 लाख कैंडिडेट्स आए और सब कैंडिडेट्स ने ऑन एन एवरेज 1500 फीस भरी, 2000 तो होगा, ठीक है। और अलग अलग पोस्ट की वाइज अलग अलग फीस है, किसी में ज्यादा किसी में कम। फीस एग्जेम्प्ट किसके लिए है, SC ST OBC के लिए फीस एग्जेम्प्ट है, बट SC ST के लिए आप फीस एग्जेम्प्ट है, और PW के लिए भी SC ST PW, बट 500 रुपए आपको देना पड़ेगा प्रोसेसिंग फीस। अब देखो इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में 14 नवंबर से, आज से एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। आज मत करिए, कुछ दिन रुक जाइए, 1-2 दिन रुक जाइए, फिर तसल्ली से करना। रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा 4 दिसंबर को, ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा 4 दिसंबर को। अब फीस पोर्टल का क्या, वही डेट है सेम। ओपनिंग है 14 नवंबर, क्लोजिंग है 4 दिसंबर, ठीक। चलिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके लिए हैं, ये आप लोग बेसिक स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर पोस्ट में आपको नोटिफिकेशन में थोड़ा सा देख लेना। द नोटिफाइड वैकेंसीज फॉर द पोस्ट इंक्लूडेड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन टेंटेटिव्स हैं, में इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ भी सकती हैं कम भी हो सकती हैं। याद रखना 2018 की जो वैकेंसी थी केवीएस की, उसमें 3 मल्टीपल पोस्ट बढ़ गई थी, ठीक है। इकोनॉमिक्स की पहले 28 29 थी अनरिजर्व के लिए, उसके बाद सिर्फ 91 हो गई थी, तो ये बात भी ध्यान देना, बढ़ भी सकती हैं कम भी हो सकती हैं। नेक्स्ट, द कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई विद हर, और एलिजिबिलिटी अपनी सेटिस्फाई कर लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना, क्योंकि आप रिजेक्ट भी हो सकते हो एट एनी स्टेज ऑफ, ठीक है, सिलेक्शन, इस बात को ध्यान में रखना। चलिए सीबीएसई और केवीएस एनबीएस कोई री एग्जाम नहीं करवाएगा कह रहा है, और रीवैल्यूएशन वगैरह भी नहीं होगा कह रहा है, ठीक। कोई टीएडीए भी आपको नहीं मिलेगा अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, टीएडीए तो तब मिलेगा जब सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक, वो भी फर्स्ट पोस्टिंग में नहीं मिलता। उसके बाद अगर आप ऑफिशियल टूर पे जा रहे हो तो टीएडीए के लिए आप एंटाइटल हो जाते हो। चलिए ये टोटल नोटिफिकेशन था भैया केवीएस और एनबीएस का, ठीक है। अब तैयारी कैसे करें, हम लोग अपना बैच भी लॉन्च करने वाले हैं केवीएस एनबीएस का जल्दी, उसमें भी हम लोग तैयारी करेंगे। बट हाँ, अब अपने नोट्स जो है ना, जो आपने अभी तैयारी के लिए उठाए हुए हैं, उनको फिर से एक बार धूल झाड़ लीजिए। अब उम्मीद है कि अभी तैयारी चल रही होगी आपकी। 3 चीजें, EMRS केवीएस एनवीएस, 3 चीजों की एक साथ तैयारी होगी आपकी, इस बात की ध्यान रखना। इस नोटिफिकेशन में इतना ही। अभी अगर कोई भी डाउट है इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, कुछ हो सकता है कोई चीजें मिस हो गई हो, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हो सकता है कि कमेंट में सॉल्व कर दें, है ना। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट किसी भी एक रैंडम वीडियो के साथ। बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि रिवीजन सेशन लेके आए यूट्यूब चैनल पे। चलिए, थैंक यू सो मच।